हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। मैं दीपाली गोयल आप लोगों को साइंस पढ़ा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखे। बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, जिसमें आपको मैंने कई क्वेश्चंस करवाए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास में हम। तो क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने क्या है, देखिए जरा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 111 है। लेबोरेटरी वीड गिनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम इज प्रयोगशाला खरपतवार पादप जगत का ग्यूनिया पिग है। देखिए, प्रयोगशाला खरपतवार का मतलब क्या है, यानी कि लेबोरेटरी में ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसको लेबोरेटरी विड और गिनिया पिग दोनों नामों से जाना जाता है। कौन है ये? एस्पारगिलस है। क्या है? एस्पारगिलस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 112। एज ऑफ एल्गी, द पीरियड ऑफ एल्गी इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज। तो ये पूछ रहा है कि शैवाल की आयु क्या होती है, सॉरी शैवाल की आयु जो है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप स्टूडेंट एक बात नोटिस कर रहे हो कि हमने अभी तक जितने भी पेपर किए ना, हर पेपर में इवोल्यूशन चैप्टर जो है हमारा, यानी उद विकास चैप्टर जो है ना हमारा, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हो उद विकास हमारी क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 12 में टॉपिक आता है। तो आपको ध्यान रखना है और मुझे भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी थ्योरी क्लासेस लगाएं तो उसमें इवोल्यूशन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। वैसे तो हम थ्योरी में हर एक चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। जैसे ही आप लोगों की थ्योरी क्लासेस शुरू होंगी, हो सकता है आपको एक स्पेशल बैच मिले जिसके अंदर आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलेंगी, डेली की आपको क्लासेस मिलेगी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आपको उसके अंदर प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके बोर्ड्स भी रेडी हो जाएंगे डेफिनेटली। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका नीट की भी तैयारी हो जाएगी, और बीएससी के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हो तो आपकी वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स इस टाइम में ना बहुत कंफ्यूजन में हो। आप लोग फिलहाल देखिए, एक तो लॉकडाउन की वजह से पहले ही बहुत खिचड़ी मच गई है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो। आप लोगों ने नीट का पेपर भी भरा हुआ होगा, एम्स का पेपर भी भरा हुआ होगा, आपने सीयू सीईटी भी भरा होगा, और भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम भरे होंगे आपने। ठीक है, यानी कि आपके सामने अभी बहुत रास्ते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली 12th क्लास के बाद आपके पास बहुत रास्ते होते हैं। उसके बाद आपको एक क्लास रास्ता चुनना होता है और उसी पे आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो मेन फोकस आपका इस टाइम क्या है, आप 11th और 12th क्लास को स्ट्रॉन्ग बना लो अपनी अच्छी से। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना, इसका मतलब आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। फिर आप अपना मूड बनाओ कि आप चाहते क्या हो और उस एग्जाम को देने बैठ जाना बिना टेंशन के। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी आपको क्लासेस दी जाएंगी थ्योरी की, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छे से आपको मतलब स्टोरी सुनाते हुए, मजाक करते हुए अच्छे से टॉपिक समझाए जाएंगे। ऑब्वियसली वैसे भी साइंस इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और चलो ठीक है, साइंस में थोड़ा प्लांट किंगडम, हमारा इवोल्यूशन या फिर ये थोड़े से ना बोरिंग टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन इसको भी हम स्टोरी बना के करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, मतलब मजे करते करते करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों की सिलेबस की टेंशन हमें है। ठीक है, और कम से कम टाइम में आपके एग्जाम से पहले पहले आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ये हमारी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ एल्गी क्या है, यानी कि किस ऐसी कौन सी आयु थी जिसके अंदर, या ऐसा कौन सा काल था जब सबसे ज्यादा शैवाल थे। तो आज से 650 मिलियन ईयर्स अगो एल्गी जो है वो दुनिया में आई थी, और वो टाइम था ओर्डोविशियन ईरा। क्या था? ओर्डोविशियन ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। वस्कुलर क्रिप्टोगैम एंड बोटेनिकल स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम आर। ये पूछ रहा है कि संवहनी क्रिप्टोगैम्स और पादप जगत का वनस्पतिक सांप है। तो देखिए, पहली बात तो जैसे ही स्नेक बोल दिया ना, बोटेनिकल स्नेक यानी कि टेरिडोफाइट आंसर चला गया। अगर यहाँ पे एम्फीबियन लिखा होता, एम्फीबियन यानी कि उभयचर, तो आप बिना सोचे समझे ना ब्रायोफाइट आंसर लगा देते। क्या लगा देते? ब्रायोफाइट आंसर। ठीक है, और वैसे भी एक और चीज देखो, वस्कुलर क्रिप्टोगैम लिख दिया। देखो, पौधों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होते हैं क्रिप्टोगैम, ये 11th क्लास का टॉपिक है, एक होते हैं फिनेरोगैम। ठीक है, फिनेरोगैम में आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिनके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फिनेरोगैम में वो आते हैं। क्रिप्टोगैम में आते हैं थैलोफाइटा यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा यानी कि एम्फीबियन, और टेरिडोफाइना फाइटा यानी कि फर्न्स वगैरह हो गए। ठीक है, अब इसने क्रिप्टोगैम के साथ साथ वस्कुलर शब्द लगा लिया, तो पहला जो ऐसा पौधा था जिसके अंदर वस्कुलैरिटी देखी गई, यानी कि जिसके अंदर टिश्यू देखे गए जो कि पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो टेरिडोफाइट था। ठीक है, तो आंसर क्या चला गया? आंसर चला गया आपका ऑप्शन 1, यानी कि टेरिडोफाइट विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ एंड लेटरल रूट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द रूट। अगेन, जैसे ही आप मेरे से मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे ना, मॉर्फोलॉजी चैप्टर की आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से करवा दिया जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जड़ के कौन से भाग में
जड़ की जो पार्श्व जड़ें होती हैं, यानी कि छोटे छोटे रूट हेयर मान लीजिए या लेटरल रूट मान लीजिए, ये होती हैं, और साथ साथ में सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीय वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को साथ साथ में थोड़ी सी थ्योरी की जरूरत होती है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो रूट की अगर मैं बात करूँ ना, तो रूट में ये हमारी रूट है। ठीक है, तो रूट में ना कई सारे पार्ट होते हैं। रूट के सबसे नीचे होती है यहाँ पे होती है क्या, रूट के ऊपर एक कैप। क्या होती है? रूट कैप। ये सिर्फ और सिर्फ रूट को प्रोटेक्शन देने के लिए और मिट्टी में अंदर 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 जाने के लिए होती है। ठीक है, रूट कैप के अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये बना हुआ होता है स्टूडेंट्स मेरिस्टेमेटिक सेल का। किसका? मेरिस्टेमेटिक सेल का, यानी ऐसी सेल जहां पर मेन ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर रूट जो है वो आपकी लंबी 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 हो रही है ना, तो इन्हीं सेल की वजह से हो रही है। मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं इसे। यहां पर हर टाइम ग्रोथ और डिवीजन यानी वृद्धि और विभाजन चलता है। बात समझ में आ गई? अब देखो मेरिस्टेमेटिक जब बार 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 ग्रोथ करवाएगी, तो ग्रोथ की वजह से पौधा क्या होता जाएगा? लंबा होता जाएगा। तो पौधे के जो मेरिस्टेमेटिक का ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है पौधे को लंबाई देने वाला, रूट को लंबाई देने वाला। इस पोर्शन को बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि लंबाई का, जहां से जो है इलोंगेट होगी रूट। ठीक है, फैलेगी रूट। ठीक है, और इलोंगेशन के जस्ट ऊपर देखो मेरिस्टेमेटिक सेल बार बार डिवाइड करेगी और इलोंगेट करेगी, और जब वो इलोंगेट हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएंगी? सारी की सारी सेल मैच्योर हो जाएंगी, यानी अब वो अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। तो ये वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी अब जो है वो सेल क्या हो गई है? ग्रो हो गई है। ठीक है, मैच्योर सेल होती है यहाँ पे। और याद रखनी है आपको कि ये जो मैच्योरेशन वाला रीजन होता है ना, यहीं से ही प्लांट की रूट हेयर्स निकलते हैं, या रूट के रूट हेयर्स निकलते हैं। छोटे 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 रूट हेयर्स होते हैं, या आप इसको सेकेंडरी रूट भी बोल सकते हैं, या आप लेटरल रूट्स बोल सकते हैं। वो कहाँ निकलती है? मैच्योरेशन से। सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में कि रूट के कौन से पार्ट में आपको रूट हेयर मिलेंगे, तो आपको याद रखना है रूट हेयर मिलते हैं मैच्योरेशन वाले जोन में। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था भाई? आ जाइए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल रूट कहाँ दिखती है? तो अभी अभी बताया, मैच्योर सेल के रीजन में, जहां पर मैच्योर सेल होती है वहां पर दिखती है। तो आंसर चला गया जोन ऑफ मैच्योर सेल, यानी परिपक्वन का क्षेत्र। ठीक है, परिपक्वन का मतलब क्या है? पक्वन, पक्वन मतलब पक्का हो गया, यानी मैच्योर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 115। इन क्रैंस एनेटमी द बंडल शीट सेल्स हैव। क्रैंस एनेटमी जब हम देखते हैं तो जो बंडल शीट सेल्स होती हैं उनके पास क्या होता है? स्टूडेंट्स देखो, बंडल शीट सेल्स ना कुछ इस तरीके से ना, चलिए अभी नहीं बताती, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। बंडल शीट सेल होती है ना, उसको याद रखना, उसको बहुत सारी फोटोसिंथेसिस करनी होती है, प्रकाश संश्लेषण बहुत सारा करना होता है। तो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, और उसकी सेल में ना हर एक सेल पास 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 अरेंज होती है, यानी उनके बीच में कोई जगह नहीं होती, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर जाएगा। बंडल शीट सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। देखो पता है क्या होता है, आप बोलते हो मैम थोड़ी छोटी वीडियो बनाओ। छोटी वीडियो के चक्कर में ना क्वेश्चंस बहुत कम हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साथ साथ में मैं आपको थोड़ा सा बताती भी रहती हूँ। देखो ये तो कोई मतलब नहीं बनता ना, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम कोई सिंपल सा सब्जेक्ट नहीं कर रहे कि आप आंसर्स के रट्टे लगाते चलोगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन के यहाँ पे रट्टे लग जाएंगे, हर क्वेश्चन के आप रट्टे नहीं लगा सकते, कितना रट्टा करोगे यार। तो इसीलिए आपको समझाना जरूरी है, और समझाए बिना तो मजे नहीं आते करने के लिए। तो भाई अगर क्वेश्चन कम हो ज्यादा हो, समझाना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आता है, इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनेली सिक्रीट पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन एंड माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज टू मेक सेल वॉल। देखिए ये बोल रहा है कि एक प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर कौन से ऐसे कोशिकांग है, ऑर्गेनेली है, जो अपने अंदर से पेक्टिन निकालता है, हेमीसेलुलोज निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं और माइक्रोफाइब्रिल निकालते हैं सेलुलोज की, ताकि सेल वॉल बन जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा पौधे के अंदर होती है, सेल के अंदर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या मतलब है इस बात का? देखो एक सेल होती है, उस सेल में क्या क्या होता है? सेल में बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, कोशिका द्रव्य होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं पूरी सेल में। पहली जो ये लेयर होती है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर एक ही लेयर बनेगी, एक्चुअली मैंने ज्यादा ही घुमा दिया। ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है न्यूक्लियस, इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है जिसे सेल वॉल बोला जाता है। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, या फिर फंजाई में होती है, या बैक्टीरिया में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती, हमारे अंदर नहीं होती। ये सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होती, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में होती है। तो ये सेल वॉल कौन बनाता है? तो देखिए यहाँ पर ना न्यूक्लियस से एक माइक्रो ऑर्गेनेली निकलती है, ऐसे
ठीक है, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब देखो ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये कहाँ पड़ी है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी है, तो एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। रेटिकुलम मतलब जाल जैसी, देखो जैसे मैंने बनाई ये जाल जैसी है ना, अजीबोगरीब सी, यहाँ वहाँ फैली हुई। ठीक है, तो इसके अंदर से कुछ सेलुलोज प्रोटीन वगैरह निकलते हैं जो ये सेल वॉल को बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसोम और डिक्टियोसोम आपको बाद में बताएंगे सेल डिवीजन के अंदर। ठीक है, डिक्टियोसोम जो होते हैं वो गोल्गी बॉडी को ही कह देते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117, स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म विद इन सम लिविंग सेल इज नोन एज। जीवित कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का संचार या कोशिका द्रव्य का बहना बहना जाना जाता है। देखो एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, बताया मैंने, न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म अंदर ही बहता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कभी किसी कोशिका के अंदर चला जाता है, कभी बाहर। इस तरीके से जो ये करता रहता है इसे क्या कहते हैं, तो देखो इंग्लिश में तो साइक्लोसिस कहते हैं, मुश्किल है, हिंदी वाला पढ़ो। जीव द्रव्य भ्रमण, जीव द्रव्य भ्रमण कर रहा है यानी कि घूम रहा है, ऐश कर रहा है। ठीक है, तो आंसर चला गया हिंदी वाले। तो भाई साइंस वालों एक बात ध्यान रखो, साइंस करने के ना दो सबसे इजी तरीके हैं। पहला तरीका, आप शब्दों को तोड़ दो, शब्दों को तोड़ दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर को पढ़ो। ठीक है, तो मतलब आप तुक्का लगाओ ना, तो तुक्का भी दिमाग से लगाना चाहिए। तुक्का भी मतलब होता है ना, चीटिंग भी करो तो दिमाग से करो, वैसे ही तुक्के भी लगाओ तो दिमाग से लगाओ। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता होता है ये क्वेश्चन, तो आप हिंदी में पढ़ते, और हिंदी में पढ़ने के बाद आपको लगता है जीव द्रव्य भ्रमण कर रहा है, जीव द्रव्य है जो घूम रहा है, तो जीव द्रव्य भ्रमण होना चाहिए, यानी आपका तुक्का शायद ठीक हो सकता है अगर आप ऐसे दिमाग लगा के करोगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमंस। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए पोषण की दृष्टि से आवश्यक है। तो देखो मनुष्य के अंदर 9 अमीनो अम्ल होते हैं, 9, जो कि जरूरी है। अमीनो अम्ल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जरूरी होते हैं 9। कौन कौन से, देखो तो नाम लिख लो आप लोग। पहला है हिस्टिडीन, नाम लिख ही लो साथ की साथ। पहला है हिस्टिडीन, दूसरा है आइसोल्यूसिन, तीसरा है ल्यूसीन, चौथा है लाइसीन, पांचवा है मिथियोनिन। 9 ही है, 9 के 9 याद रख लेना। ठीक है, मिथियोनिन, जब चैप्टर करवाऊंगी ना ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी, टेंशन मत लो। मिथियोनिन, छठा है थ्रियोनिन, सातवां है ट्रिप्टोफैन, आठवां है हमारे पास वेलिन, नोवा और आखिरी है जो हमारा आंसर भी है वो है फिनाइल एलानिन। तो ये है हमारे 9 अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 9 के 9 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, फिनाइल एलानिन। अब ऑप्शन में कौन दिख रहा है, फिनाइल एलानिन दिख रहा है, तो इसको टिक कर दो। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 119वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन पीजीए आएगा यहाँ पे, फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड इज चेंज्ड इनटू फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन होगा। तो केमिस्ट्री की बिल्कुल बच्चों वाली बात है, जब जब केमिस्ट्री के अंदर एसिड से एल्डिहाइड बनता है, एसिड से एल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे भी तो देखो एसिड से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन की प्रक्रिया। ठीक है, याद रखोगे। पानी से रिलेटेड हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बिजली का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रिडक्शन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो COOH ग्रुप था, एसिड ग्रुप था, उससे एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, इसे रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड इन ETS। निम्न में से कौन सा विटामिन ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत 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 डीप टॉपिक है। केल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल के साथ ही ये आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें ना एक विटामिन यूज होता है जिसका नाम है विटामिन K2, लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा। ठीक है, K2 का साइंटिफिक नेम होता है मिनेक्यूनोन। क्या नाम होता है, मिने। K2 का साइंटिफिक नेम क्या है, मिनेक्यूनोन। ठीक है, तो पहला चांस तो यही होता है कि यही आपको ऑप्शन में मिले, लेकिन ये ना मिले तो विटामिन B2 सही आंसर लगा देना, यानी राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन का यूज होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है ना इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे सीरीज को बढ़ाते हुए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।
थैंक यू। बाय बाय।